बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की क्लास में हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 है और हेड ऑफ इनकम जो है उसका नाम है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ओके जी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अगर इसका जनरली मायने लिया जाए तो घर भी प्रॉपर्टी है, गाड़ी भी प्रॉपर्टी है, स्टॉक भी, इन्वेंट्री भी प्रॉपर्टी है। तो अगर इसको जर्नल सेंस में अप्लाई कर दिया जाए तो फिर हर प्रॉपर्टी से मिलने वाली इनकम क्या कहलाएगी? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ऐसा है? फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हर प्रॉपर्टी से बनने वाली इनकम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है तो फिर तो कोई और हेड ऑफ इनकम बचा ही नहीं सैलरी के अलावा। क्या कहते हैं आप? बेटा क्या डिस्कशन चल रहा है ये? मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ और आप अपने काम में लगे हुए यहाँ पर क्या कर रहे थे? क्या कहा मैंने बेटा? क्या लफ्ज यहाँ पर प्रॉपर्टी जनरल सेंस में अप्लाई होगा? आंसर इज नो। यहाँ प्रॉपर्टी का लफ्ज जनरल सेंस में अप्लाई नहीं हो सकता। अब इसका मतलब फिर सर क्या करें? मैं फिर रिपीट कर दूं, प्रॉपर्टी घर भी है, प्लॉट भी है, बिल्डिंग भी है, व्हीकल भी है, फर्नीचर भी है, इन्वेंट्री को भी आपका बोलेंगे बिजनेस की प्रॉपर्टी कहेंगे। तो बिजनेस की जो भी प्रॉपर्टी है या ओवरऑल जो पर्सनल प्रॉपर्टीज हैं उनको उनसे जनरेट होने वाली इनकम को आप क्या बोलेंगे? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ये लफ्ज क्या हो गया? जनरली अप्लाई हो गया। तो क्या यहाँ पर प्रॉपर्टी का मायना जनरल सेंस में है? आंसर इज नो। प्रॉपर्टी का मायना जनरल सेंस में नहीं है। तो अब सर हम प्रॉपर्टी से मीनिंग क्या लें? प्रॉपर्टी का मीनिंग हम लेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या माने लेंगे? कौन सी प्रॉपर्टी? और जब हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी को क्या बोल दिया? इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अब दो चीजें आ गई, एक लैंड, दूसरा बिल्डिंग। दोबारा बोलिएगा, लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग ही क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टीज है। अच्छा, अब इमूवेबल प्रॉपर्टी से भी दो किस्म की इनकम जनरेट हो सकती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी से भी दो किस्म की इनकम जनरेट हो सकती है। एक, इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर हम बेचें तो बेचकर आपने खरीदी इमूवेबल प्रॉपर्टी 1 करोड़ की, आगे बेची 2.5 करोड़ की, क्या हो गया बेटा? 1.5 करोड़ का आपको गेन हो गया। तो क्या ये गेन भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है? आंसर इज नो। यहां पर हम प्रॉपर्टी की सेल से यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल से होने वाली इनकम को भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं कह रहे। अब तक मैं क्या बता रहा हूं आपको? क्या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है? आवाज ही नहीं आ रही है। मैं फिर रिपीट करूं, अगर आप लैंड या बिल्डिंग बेचते हैं और बेचकर आपको क्या होता है? गेन होता है, उसको भी क्या आप टैक्स के लिहाज से इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कहेंगे? आंसर इज नो। उसको भी आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं कह सकते। अब बचा क्या? आप बताइए। रेंट। यानी आप अब इमूवेबल प्रॉपर्टी से क्या कमा सकते हैं? रेंट कमा सकते हैं। तो अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी से रेंट कमा रहे हैं, किस कैपेसिटी में? ऑनर की कैपेसिटी। किस कैपेसिटी? बाय हैसियत ऑनर। तो फिर वो रेंट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये हुआ कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने आया वो है रेंट। रेंट किसका? रेंट कार का। रेंट कार का रेंट जो है वो क्या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है? कार प्रॉपर्टी है और रेंट कार से बनने वाला रेंट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी करना चाहिए। तो ये रेंट किसका होना चाहिए? मूवेबल प्रॉपर्टी का, इमूवेबल प्रॉपर्टी का? इमूवेबल प्रॉपर्टी का। इसका मतलब क्या है? क्योंकि कार जो है वो क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी, और जो शख्स रेंट कार का बिजनेस कर रहा है उसका रेंट जो है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में नहीं बल्कि इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में कवर होगा। ये बातें भी हमारे सामने आएंगी, लेकिन हम पहले यहाँ बुनियादी बात क्लियर कर लें। यहां तक बात समझ में आ गई? प्रॉपर्टी से मुराद इमूवेबल प्रॉपर्टी और उसकी एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग। अच्छा जी,
अब उस लैंड और बिल्डिंग को हम किस कैपेसिटी में ऑन करते हैं? पर्सनल लैंड बिल्डिंग भी हो सकता है, आवाज ही नहीं आई। लैंड एंड बिल्डिंग किसी बिजनेस की ऑनरशिप भी हो सकता है। तो अगर लैंड एंड बिल्डिंग यानी कि खास तौर पे बिल्डिंग अगर किसी बिजनेस की ऑनरशिप में है, तो पहला सवाल, क्या बिजनेस उस बिल्डिंग को खुद इस्तेमाल कर रहा है? आवाज ही नहीं आ रही बेटा। अगर वो बिल्डिंग बिजनेस के अपने इस्तेमाल में यानी उसी से बिजनेस रन हो रहा है, तो उस बिल्डिंग को हम इमोट प्रॉपर्टी तो बोलेंगे, लेकिन टैक्स के लिहाज से हम उसको डेप्रिशिएबल एसेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो जो एसेट बिजनेस खुद कंज्यूम करे, उसकी कंजम्पशन या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बन के क्लेम होगी किसके अगेंस्ट? इनकम फ्रॉम बिजनेस के अगेंस्ट। तो अब इसकी दो सूरतें बनती हैं भाई। वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो रेंट पे जा सकती है? नंबर 1, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी, भले आप बिजनेस ना करते हो लेकिन आपके पास प्रॉपर्टी किस कैपेसिटी में हो? पर्सनल, आप ऑनर है किसी प्रॉपर्टी के, जाती ऑनर है, और वो अवेलेबल फॉर क्या है? रेंट है। और अगर आप उससे रेंट कमा रहे हैं तो वो रेंट क्या कहलाएगा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी जो बिजनेस तो ऑन करता है लेकिन बिजनेस के यूज में नहीं, यानी बिजनेस ने भी रेंटल टू अदर्स कर दी है। आवाज नहीं बेटा। तो वो प्रॉपर्टी जो बिजनेस के यूज में तो नहीं है, बिजनेस के पास जरूरत से ज्यादा है और रेंटल टू अदर्स हो गई, वो भी जो रेंट कमा के देगी वो भी क्या? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो पहली बात यहां तक क्लियर कि रेंट किसका होगा? रेंट किसका होगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी का होगा। किस कैपेसिटी में होगा? ऑनर की कैपेसिटी में होगा। भले वो प्रॉपर्टी बिजनेस प्रॉपर्टी हो, मतलब बिजनेस के यूज में ना हो, इजाफी हो, और रेंटल टू अदर कर दी गई हो। यस और नो बोले भाई। या फिर वो प्रॉपर्टी आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो, भले वो बिजनेस में इन्वेस्ट ना हुई हो, तब भी आपने क्या किया? उसको रेंट पे दे दिया। तो इन दोनों सूरतों में कमाया जाने वाला है रेंट जो है वो टैक्स के लिहाज से कौन से हेड ऑफ इनकम में कवर होगा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। और ये रेंट आपने किस कैपेसिटी में कमाना है? ऑनर की कैपेसिटी। अगर आप रेंट ऑनर की कैपेसिटी में नहीं कमा रहे तो ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है। फिर बोल दो, बहुत सारी बातें हो गई। अगर आप रेंट ऑनर की कैपेसिटी पर्सनल है फिर भी ऑनर की कैपेसिटी में नहीं कमा रहे, वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में कवर नहीं होगा। ये सारी बातें अब लिखी आपके सामने आएंगी जब बात करेंगे। अच्छा जी, हो गया। क्या मतलब सर? हम बोलते हैं बिलाल एक प्रॉपर्टी का ओनर है, तो बिलाल से प्रॉपर्टी ली रेंट पर किसने ली? वजाहत ने। वजाहत ने बिलाल से प्रॉपर्टी रेंट पे ली, और वजाहत ने देखा अचानक से कि वजाहत का बिलाल से क्या हो गया? एग्रीमेंट हो गया 2 साल का, उसमें रेंट तय शुदा हो गया। अचानक से मार्केट में रेंट बहुत बढ़ गया। बिलाल ने बोला मेरा तो एग्रीमेंट है, वजाहत ने कहा मेरा तो एग्रीमेंट है बिलाल के साथ, बिलाल तो उससे बैकआउट नहीं कर सकता। तो क्यों ना मैं ये प्रॉपर्टी जो मैंने बिलाल से रेंट पे ली है, वो बिलाल से रेंट पे लेने के बाद क्या करूं? इस शाहजेब को रेंट पे दे दूं। तो अब बताइए, वजाहत जो प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहा है वो बतौर ऑनर दे रहा है या रेंट पे लेके रेंट पे दे रहा है? तो अगर आपने कहीं से प्रॉपर्टी रेंट पे लेके रेंट पे आगे दी है, तो अब ये रेंट जो होगा ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है। तो फिर क्या है सर? ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। क्या है ये? हम सीखेंगे सारी बात। तो मैं आपको सिखा के आ रहा हूं यहां पर, रेंट अर्न करना है किस कैपेसिटी में? ऑनर की कैपेसिटी में। किससे? इमूवेबल प्रॉपर्टी से। तो फिर वो रेंट आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। यहां तो कोई मसला? जवाब दें। अच्छा जी, तो सैलरी के बारे में क्या पढ़ा? सैलरी इन अ टैक्स ईयर इज टैक्सेबल ऑन रिसिट बेसिस। एक टैक्स ईयर में जितनी सैलरी रिसीव होगी उतनी टैक्स होगी, जितनी अर्न होगी उतनी टैक्स होगी। अब तो माशाल्लाह सब अक्रूवल कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। जितना राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश हुआ उतनी टैक्स होगी, जितनी रिसीव हुई उतनी टैक्स होगी। मतलब सैलरी के लिए हमने कहा कि सैलरी इन टैक्स इज टैक्सेबल ऑन रिसिट बेसिस। तो इस तरह हर हेड ऑफ इनकम के लिए हमारी बहस होगी। क्या बहस होगी भाई? कि रेंट रिसीव टैक्स होगा
या रेंट जितना राइट टू रिसीव स्टैब्लिश हुआ उतना टैक्स होगा। फॉर एग्जांपल, वजाहत ने बिलाल से 1 जनवरी 2022 को, एक महीना आगे चले जाते हैं, 1 जनवरी 2022 को प्रॉपर्टी रेंट पे एक्वायर की। तो बिलाल और वजाहत के दरमियान जो रेंट तय हुआ प्रॉपर्टी का वो था 2 लाख रुपए। तो बताइए टैक्स ईयर 2022 में कितने मंथ्स का रेंट ड्यू हुआ? 6 महीने का रेंट क्या बनता है 2 लाख के हिसाब से? आवाज नहीं आ रही बेटा? अच्छा जी, लेकिन तय ये पाया क्या तय पाया कि रेंट जो होगा वो ऑब्वियसली मंथ पूरा होने के बाद पे होगा। तो जनवरी का रेंट कब मिला, फरवरी का कब मिला, मार्च का कब मिला, अप्रैल का, और मई का, जून में। अब जून का कब मिलेगा? जुलाई में, जो कि फॉल करता है नेक्स्ट टैक्स ईयर में। यस और नो? अब बताइए टैक्स ईयर 2022 में बिलाल ने अपनी प्रॉपर्टी का कितने मंथ्स का रेंट रिसीव किया? 5 महीने का। और रेंट ड्यू कितने मंथ्स का हुआ? तो इस केस में अब हम लॉ को रेफर करेंगे। लॉ क्या कहता है? रेंट जो चार्जेबल है वो टैक्स होगा अक्रूवल बेसिस पर। बताइए रेसिट बेसिस पे या अक्रूवल बेसिस पर? तो बताइए यहाँ पर कितने मंथ्स का रेंट टैक्स होना चाहिए? इट मींस दैट यहाँ पर रेंट रिसीव देखना है या रेंट ड्यू देखना है? अच्छा, अगर 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 वजाहत 18 महीने का रेंट एडवांस में दे दे, कब? 1 जनवरी 2022 को। 18 महीने का रेंट जरा निकालिए कितना बनता है जल्दी से, कोई 2 लाख के हिसाब से, 2 लाख के हिसाब से कोई 3 लाख, 3,600,000, 3 मिलियन। अच्छा जी, इसका मतलब क्या हुआ? टैक्स ईयर 2022 में कितने मंथ्स का रेंट रिसीव हुआ? टैक्स ईयर 2022 में कितने मंथ्स का रेंट रिसीव हुआ? 18 महीने का। टैक्स कितने मंथ्स का होना चाहिए? प्री पेमेंट वाला कॉन्सेप्ट। भाई वो जो पैसे मिले वो पे करने वाले के लिए प्री पेमेंट है, रिसीव करने वाले के लिए अर्न है। 6 महीने गुजरने पर कितने अर्न हुए और उसके लिए कितने एक्सपायर हुए? 6 महीने। तो 12 लाख की इनकम बनेगी। मतलब कहने का ये है 6 मंथ्स का रेंट रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो। आवाज नहीं आ रही बेटा? भले 6 मंथ से ज्यादा का हुआ हो, भले 6 मंथ से कम का हो, टैक्स उतना होगा जितना ड्यू हुआ है। आवाज ही नहीं आ रही क्या? मत यहां तक कोई मसला? अच्छा, अब एग्जामिनर बात सब ऐसा कर सकता है, इसको 2 हिस्सों में दे सकता है। तो मैं उस तरह करके दिखा रहा हूं, ये आप कॉपी करना शुरू करेंगे साथ साथ रजिस्टर पर। अगर एग्जामिनर इस तरह दे, रेंट रिसीव्ड, उसने बताया कि आपने इस टैक्स ईयर में कितना रेंट रिसीव किया, आपने इस टैक्स ईयर में कितना रेंट रिसीव किया। तो फर्ज करें एग्जामिनर बोलता है आपने इस टैक्स ईयर में 10 लाख रुपए का रेंट रिसीव किया, तो आप उसको लिख दें 10 लाख रुपए। लेकिन इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा क्या? रेंट रिसीवेबल, वो रेंट जो ड्यू हो चुका है लेकिन रिसीव नहीं हुआ। कितना? 2 लाख रुपए। हाँ जी, टोटल कितना हुआ? अगर एग्जामिनर इस तरह 2 हिस्सों में इसको तोड़ के ना दे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। कैसे? आप जस्ट लिखें रेंट ड्यू, मतलब आपको देखना है रेंट रिसीव हुआ या रेंट ड्यू हुआ। रेंट ड्यू। क्या करेंगे आप लिखेंगे 2 लाख रुपए मल्टीप्लाइड पे क्या कर देंगे? 6 कर देंगे। डायरेक्ट आपको क्या आंसर मिल जाएगा? 12 लाख रुपए। हाँ जी, बात समझ में आती है तो क्या नहीं? तो क्योंकि बिलाल ये रेंट किस कैपेसिटी में रिसीव कर रहा है? बहैसियत ऑनर, बहैसियत ऑनर। तो फिर ये प्रॉपर्टी कौन से मंथ से रेंट पे गई? 1 जनवरी 2022 से। तो इस टैक्स ईयर में कितने मंथ्स का रेंट ड्यू हुआ? तो पर मंथ रेंट को क्या करें? मल्टीप्लाई बाय 6 कर दें तो आपको रेंट मिल जाएगा। अच्छा जी, आमतौर पे हमारे यहाँ क्या तरीकेकार होता है, जब प्रॉपर्टी रेंट पे दी जाती है तो उसके लिए एडवांस भी दिया जाता है। उसको हम अपनी आम जबान में एडवांस बोलते हैं। अच्छा, उस एडवांस के बारे में क्या प्रैक्टिस है कि जब आप टेनेंसी एग्रीमेंट खत्म करेंगे तो आपका पे किया हुआ एडवांस क्या मिल जाएगा? आपको वापस मिल जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? अच्छा, इसको हम अपनी आम जबान में एडवांस कहते हैं। लेकिन
लॉ की लैंग्वेज में बोलेंगे इसको सिक्योरिटी डिपॉजिट। क्या बोलेंगे? ये डिपॉजिट मतलब मैंने आपके पास पैसे डिपॉजिट रखे हुए सिक्योरिटी के तौर पर। हाँ, जब मैं, बड़ी आम प्रैक्टिस है, जब वजाहत जो है वो किसी क्या कहते हैं जनरल स्टोर पे जाता है, वो रेगुलर बोतल खरीदने के लिए कांच वाली, वो उसको देता ही नहीं है। बोला तुमने बोतल वापस नहीं की तो फिर क्या होगा? एक काम करो, बोतल के पहले पैसे रखवाओ, बोतल के पहले पैसे रखवाओ, फिर उसके बाद क्या करो, जब बोतल वापस लाओगे तो पैसे ले जाना। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो मतलब क्योंकि आपको आपकी प्रॉपर्टी क्या दी है, ऑनर ने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी है, उसमें आपने कुछ तबाही मचा दी, तोड़-फोड़ कर दी। क्योंकि देखो चीज अपनी होती है, बंदा एहतियात से इस्तेमाल करता है, चीज किसी और की होती है, बंदा उसूलियात बदल जाते हैं, क्योंकि हमारे जो है वो तराजू तब्दील हो जाते हैं। हमारे लेने वाले बाट और हैं, देने वाले बाट और हैं, मतलब यानी कि तराजू। हम जब अपना कुछ हिसाब किताब करते हैं तो हम बोलते हैं एक्यूरेट, बिल्कुल, और जब किसी और को, तो उसके बाद हम वहां पर क्या करते हैं, वही नाप तोल में कमी कर रहे होते हैं। तो उसूलियात ऐसे ही होते हैं। बहरहाल, तो बताने का मतलब ये है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवा दिया भाई। हाँ भाई बिलाल, कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट बेटा? प्रॉपर्टी जो है उसका साल का रेंट कितना बनता है? 24 लाख। तो कम से कम उसूल यही होता है, मार्केट प्रैक्टिस यही होती है, जितना 12 महीने का रेंट बनता है उतना सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवाया जाए। लेकिन खैर, वजाहत जान बचाने वाला है, कोई टेंशन नहीं है। बताओ बेटा, 6 लाख, वो 6 लाख रुपए, ठीक है जी। अच्छा, अब एक सवाल भाई, उसने 6 लाख रुपए दिए, तो वो 6 लाख रुपए बताइए काबिले वापसी है ना काबिले वापसी? अच्छा, इसको आप, वो जो रेंट मैंने पहले बताया था कौन सा 18 महीने वाला, उससे मिक्स तो नहीं करेंगे ना? ये दो अलग कॉन्सेप्ट है। सिक्योरिटी डिपॉजिट एक अलग चीज है, और वक्त से पहले प्री पेमेंट कर देना, यानी जो बात 18 महीने का रेंट अगर वो दे चुका है तो वो एडवांस रेंट कहलाएगा, और वो एडवांस रेंट वक्त गुजरने पर क्या हो जाएगा? एक्सपायर हो जाएगा। वो काबिले वापसी है ना काबिले वापसी है? ना काबिले वापसी। लेकिन जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, अच्छा अब लॉ क्या कहता है, तवज्जो कीजिएगा, लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है इसको आप नाम दो, बोलो इसको अनएडजस्टेबल डिपॉजिट। क्या बोलो? लॉ ने क्या नाम दिया इसको? दोहराएं, क्या बोला इसको लॉ ने बेटा? अनएडजस्टेबल डिपॉजिट। क्या नाम दिया? और वो जो 18 महीने का अगर वो रेंट दे रहा है एडवांस में, उसको क्या नाम दो? एडजस्टेबल डिपॉजिट। क्या बोलो? या एडजस्टेबल रेंट। क्यों? क्योंकि वो जो अमाउंट बिलाल की जेब में आया 18 लाख के तौर पर, वो वक्त गुजरने पर कम होना शुरू हो जाएगा। तो फिर उस केस में फिर उसको वजाहत को मंथली रेंट पे करने की जरूरत है नहीं जरूरत? यार मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर आप 18 महीने का रेंट एडवांस में दे चुके हो तो फिर क्या आपको पर मंथ महीने के एंड पे रेंट देने की जरूरत है? और अगर आप 6 लाख रुपए का अनएडजस्टेबल डिपॉजिट देते हो, सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हो, तो फिर क्या आपको हर महीने के एंड पे रेंट देने की जरूरत है? जैसे क्योंकि वो रेंट नहीं हो तो सिक्योरिटी डिपॉजिट है। क्या ये बात समझ में आती है? बताइए, बिलाल के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट काबिले वापसी है ना काबिले वापसी? तो ये बिलाल पर क्या है? लाइबिलिटी। आवाज नहीं आ रही? क्या ये बिलाल पर लाइबिलिटी है? क्या इस लाइबिलिटी को हम बिलाल की इनकम बोले? क्या हम रेंट को बिलाल की इनकम बोले? तो रेंट पे बिलाल टैक्स देगा। अच्छा, ये जो अनएडजस्टेबल डिपॉजिट है, सिक्योरिटी डिपॉजिट, क्या इसको हम बिलाल की इनकम बोले? फिर बोले, चले हम इनकम की डेफिनेशन लेते हैं। एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स। अच्छा जी, आगे देखते हैं। अगर वो रेंट पे करने में डिफॉल्ट करे, कौन? वो शख्स, वजाहत। गलत। अगर वो रेंट पे करने में क्या करे? डिफॉल्ट करे, तो क्या इसका लीगल राइट स्टैब्लिश हो रहा है कि कोर्ट जाके उसको रिकवर कर सके? इसका मतलब जिस चीज पे लीगल राइट क्या हो, एस्टैब्लिश होता हो, अदर देन शरिया राइट, वो रेवेन्यू रिसीट है, कैपिटल रिसीट है? रेवेन्यू रिसीट है, और रेवेन्यू रिसीट इज बाय डिफॉल्ट व्हाट? इनकम। तो रेंट तो आपकी इनकम हो गया। आवाज नहीं आ रही बेटा? एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू डिडक्शन ऑफ टैक्स। उसके बाद एनी अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम। ये तीसरी पॉइंट का क्या थी, जरा दोहराए।
यानी लॉ ये कहता है जिसको हम इनकम बोल दें उसको आप भी इनकम मान लीजिए। तो अगर लॉ कहता है अनएडजस्टेबल डिपॉजिट तुम्हारे लिए काबिले वापसी है, कल तुमने वापस देना है, लेकिन अगर हम बोल रहे हैं इनकम तो ये भी इनकम, तो आप मानोगे इनकम? जो आपकी लॉ की अंडरस्टैंडिंग बनी है उसके हिसाब से आपको इनकम मानना पड़ेगा। यानी अनएडजस्टेबल डिपॉजिट क्या है? कैपिटल रेसिट है, जो कल उसने क्या करनी है? वापस करनी है। लेकिन अगर लॉ कहता है इनकम मानो, क्या करोगे आप? तो लॉ कहता है अनएडजस्टेबल डिपॉजिट को इनकम मानो। तो आइए कैसे मानेंगे? अच्छा, एक चीज यहां पर और रखनी है, इसको मैं, इस बात को मैं थोड़ा साइड पर रखता हूं, इसको मैं बोल रहा हूं, एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं यहां पर मैं, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? बोल रहा है क्यों इनकम मानो, वो तो वापस करना है। तो बेटा सलमान इतने अर्से से तुम कहाँ थे बेटा? मैं एग्जाम्पल देता, लॉ अगर लोन को इनकम बोले तो वो भी वापस करना हो तो आपको इनकम मानना पड़ेगा। मैंने आपको डिविडेंड्स की एग्जाम्पल दी है। मैंने कहा था अगर एक कंपनी अपने शेयर होल्डर को, एक प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर को अगर क्या दे, लोन दे टू द एक्सटेंट ऑफ इट्स रिटेन अर्निंग बैलेंस, इक्विटी के बैलेंस की हद तक, तो फिर क्या करना होगा? कुछ हद तक लोन को डिविडेंड मानना पड़ेगा यार। आप, तो हमने क्या बोला भाई, जब हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, डेफिनेशन में इतना वादे लिखा हुआ है, एनी अमाउंट जिसको हम इनकम ट्रीट करें तो आप भी इनकम ट्रीट करो। भाई जवाब दो, जिसको हम इनकम ट्रीट करें उसको भी आप इनकम ट्रीट करो। उस पर दो कोई बहस नहीं कर सकते आप कि वो इनकम है या नहीं। ठीक है जी? अच्छा जी भाई, तो जो दरकार है, जो वजाहत और बिलाल के दरमियान एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट के हिसाब से 6 महीने का एक्चुअल रेंट कितना बनता है? क्या वजाहत दोस्त होने की बिना पर मार्केट से कम रेंट दे सकता है? आवाज नहीं आ रही बेटा। क्या वजाहत दोस्त होने की बिना पर मार्केट से कम रेंट दे सकता है? अच्छा, मार्केट रेंट है 2.5 लाख रुपए, वजाहत ने बिलाल को एग्री कर लिया 2 लाख पर। बोलेगा 2.5 लाख वाला क्या कहते हैं, टेनेंट ढूंढने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैं रेडी हूँ प्रॉपर्टी लेने के लिए। एक तो उसने क्या दिया, अनएडजस्टेबल डिपॉजिट भी कम दिया, चले उसका कोई मसला नहीं। तो अब लॉ ये कहता है कि आपने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के तौर पर रखना है किसको? एक तरफ बोलते हैं एक्चुअल रेंट, ठीक है जी, और दूसरा लॉ कहता है आप निकालें फेयर मार्केट रेंट। एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट रेंट। मान लें फेयर मार्केट रेंट चल रहा है उस प्रॉपर्टी का जहां पर वजात रह रहा है या वजात ने रेंट पे ली है वो प्रॉपर्टी अपने बिजनेस के लिए, किसी भी यूज के लिए, तो उस प्रॉपर्टी का फेयर मार्केट रेंट 2.5 लाख रुपए है। बिलाल कितना रिसीव कर रहा है? तो बिलाल वॉलंटरी 50,000 कम रिसीव कर रहा है। तो टैक्स बोलता है भाई हमारा मजाक नहीं है। तुम तो बोलोगे मैंने प्रॉपर्टी 2.5 लाख वाली प्रॉपर्टी 10,000 रुपये रेंट पे दे दी, तो तुम तो खुद अपनी जानबूझ के इनकम क्या कर रहे हो? अंडर स्टेट कर रहे हो। हमें टैक्स तो पूरी इनकम पे चाहिए। तो 2.5 लाख इंटू 6 कितना बना भाई? कितना बना? 15 लाख। तो अब हम क्या करेंगे भाई, हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कौन सा वाला रेंट शामिल करेंगे? लॉ कहता है, लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है एक्चुअल रेंट 12 लाख, फेयर मार्केट रेंट 15 लाख, विच एवर इज हायर। ये क्या है? ये रास्ता बंद कर दिया लॉ ने इनकम को अंडरस्टेट करने का। वरना तो कोई भी प्रॉपर्टी, फिर हर प्रॉपर्टी क्या हो रही होती, बहुत कम आपस की तयशुदा बात कुछ और होती, और वो हाथी के दांत खाने वाले और होते, दिखाने वाले और होते। आपको पता है, इस चीज का शायद पता हो या ना हो, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी या बिकते हुए देखी है, तो हमारे माशरे में या हमारे यहाँ जो सिस्टम चल रहा है प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का, एक बंदा 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहा है, लेकिन वो रजिस्ट्री के अंदर उस प्रॉपर्टी को 5 लाख रुपए की दिखा रहा है। अभी ये जो नेस्ला टावर वाला मसला है, नेस्ला टावर जो कराची वाला मसला है, इनको कंपनसेशन मिलेगी, मैं आपको बोल रहा हूं मिलेगी, लेकिन इनको कंपनसेशन मिलेगी रजिस्ट्री वैल्यू। अब अगर वो उनका फ्लैट 1.5 करोड़ रुपए का है
लेकिन रजिस्ट्री में 10 लाख रुपए का लिखा हुआ है, तो भाई तुमने तो 10 लाख का खरीदा ना, गवर्नमेंट रिकॉर्ड तो ये शो कर रहा है। ये लो 10 लाख रुपए, खत्म कहानी है। हमने कंपनसेट कर दिया आपको, मैं मजाक नहीं कर रहा आपसे, ये है हमारे माशरे की प्रैक्टिस और इंतहाई गलत प्रैक्टिस है। आप अंडर डिक्लेयर करो प्रॉपर्टी, हमारे यहाँ मेजोरिटी प्रॉपर्टीज क्या है, अंडर डिक्लेयर्ड है। आप ट्रांजैक्शन करते हैं करोड़ों की, दिखाते हैं लाखों में। अच्छा बड़ी आसान सी मैं आपको बताता हूँ, देखिए। अच्छा अब इसमें टैक्स फाइल करने वाले का मसला नहीं है। टैक्स में आपके वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर प्रॉपर्टी हमेशा आपकी कॉस्ट पर आएगी और आपकी जो कॉस्ट है वो दिखा दें आप, ठीक है ना। तो बहरहाल वापसी आते हैं। तो एक्चुअल रेंट कितना ड्यू हुआ और फेयर मार्केट रेंट कितना बनता है। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कौन सा रेंट ऐड करना है, विच एवर इज हायर। 15 लाख थोड़ी लॉ है यार, लॉ कह रहे हैं विच एवर इज हायर। एक्चुअल रेंट और फेयर, मैं लॉ याद करवा रहा हूं, तुम 15 लाख पे फिक्स होके बैठे हुए। एक्चुअल रेंट और फेयर, अगर यही किस्सा उलट होता, बात सुनो, यही किस्सा, तो वजाहत बिलाल को जो प्रॉपर्टी देता, ये प्रॉपर्टी वजाहत की होती और टेनेंट कौन होता, बिलाल। तो वजाहत ने ये प्रॉपर्टी 3 लाख में देनी थी, भले फेयर मार्केट रेंट क्या हो 2.5 लाख रुपए, मुस्कुरा गया देखो। तो बताओ 3 लाख मल्टीप्लाई पे 12 पर 6, 18 लाख। तो एक्चुअल रेंट क्या बना 18 लाख और फेयर मार्केट रेंट क्या बना 15 लाख। हायर क्या हुआ एक्चुअल रेंट, तो एक्चुअल रेंट टैक्स होगा। एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर। बात समझ में आती है, चलिए ओके। तो विच एवर इज हायर, इसको क्या कर दिया हमने, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का क्या बना दिया बेटा, पार्ट बना दिया। अच्छा जी अगला हिस्सा, हाँ भाई और क्या मिला वजाहत से, अनएडजस्टेबल डिपॉजिट। आवाज नहीं आ रही, क्या मिला भाई, अनएडजस्टेबल डिपॉजिट। तो हम इसमें ऐड कर रहे हैं क्या, 10% ऑफ अनएडजस्टेबल डिपॉजिट। बड़ा तफसीलात आपके सामने आएंगी, पहले चीजें याद रखनी है। क्या ऐड करेंगे, तो बकौल वजाहत या बकौल बिलाल, वजाहत ने उसको कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवाया, क्या 6 लाख रुपए रेंट है या सिक्योरिटी डिपॉजिट है। वजाहत ने बिलाल से क्या रेंट पे लिया है, बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के लिए 6 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट है। क्या करें 6 लाख का निकालें 10%, कितना आया। तो लॉ ये कहता है कि जो अनएडजस्टेबल डिपॉजिट आपने रिसीव किया इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग, इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग, फिर बोलूंगा इन रिस्पेक्ट ऑफ, यहां मैंने प्रॉपर्टी नहीं बोला, इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग, आप क्या करेंगे उसका 10%, 1/10 पर ईयर इनकम का पार्ट बना देंगे। हाँ अगर आप जिस साल वो टेनेंट प्रॉपर्टी क्या कर दे, खाली कर दे, जिस साल वो टेनेंट क्या कर दे, प्रॉपर्टी खाली कर दे, तो फिर उस साल आप इसको अपनी इनकम का पार्ट नहीं बनाएंगे। इसका मतलब जब तक बिलाल, जितने टैक्स ईयर के एंड होने तक, जितने टैक्स ईयर के बिलाल के पास वजाहत का सिक्योरिटी डिपॉजिट पड़ा हुआ है, वो डिवाइड बाय 10 होकर बिलाल की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बनता रहेगा। जवाब नहीं मिला बेटा आपकी तरफ से, वो बिलाल की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बनता रहेगा, अनलेस के 10 साल क्या होते हैं, पूरे हो जाए। 10 साल पूरे हो गए फिर रुक जाएगा ऑब्वियसली। 10 साल से पहले बिलाल वापस कर दे फिर भी रुक जाएगा। मिसाल के तौर पे वजाहत इस टैक्स ईयर में क्या रहा, टेनेंट रहा, अगले टैक्स ईयर में भी क्या रहा, टेनेंट रहा, लेकिन टैक्स ईयर 2024 में उसने क्या कर दिया, ये प्रॉपर्टी खाली कर दी और बिलाल ने वजाहत को उसकी रकम भी क्या कर दी, वापस कर दी। तो अब क्या हुआ, इसके 2 हिस्से क्या हुए, टैक्स हुए ना, डिवाइड बाय 10 60,000। आवाज नहीं है बेटा, 6 लाख डिवाइड बाय 10 60,000 पहले साल में, 60,000 दूसरे साल में, कितने हुए। अब बिलाल वापस कितना करेगा, वापस तो 6 लाख ही करेगा, क्योंकि 1,20,000 को तो लॉ ने इनकम माना है ना, तो लॉ ने इनकम माना है, खर्च थोड़ी हुए पैसे हो।
लॉ उसको इनकम, उसको वापस कितने किया उसने, यानी वो अमाउंट भी वापस किया जो इसने इनकम माना, और वो अमाउंट भी वापस किया जब तक इनकम बना नहीं था। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो जिस साल आप ये डिपॉजिट वापस कर देंगे 10 साल पूरा होने से पहले पहले, तो फिर उस साल हम इसको इनकम ट्रीट नहीं करेंगे। तो अब जब वजाहत वो प्रॉपर्टी खाली करेगा, कोई नया टेनेंट ज्वाइन करेगा? आवाज नहीं आ रही। वजाहत जब प्रॉपर्टी खाली करेगा, कोई नया टेनेंट ज्वाइन करेगा? दूसरे वजाहत में ज्वाइन कर दिया। तो 2024 में वजाहत से रेंट तय हुआ 3.5 लाख रुपए। बढ़िया रेंट इतने अरसे में यार, तुमने देर कर दी। ठीक है भाई, और वजाहत से इसने अमाउंट क्या लिया, डबल लिया, कितना, 12 लाख रुपए। तो अब उसको वापस कर दिया है, इससे सिक्योरिटी डिपॉजिट मिल गया है। तो अब बताइए इसके रिसीव होने वाले सिक्योरिटी डिपॉजिट को, यानी कि 12 लाख को डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा, यस और नो? लेकिन नहीं, रुकिएगा, अब लॉ कहता है हम आपको देते हैं रिलीज। वो अमाउंट जो पिछले डिपॉजिट का था, जो ऑलरेडी क्या हो चुका है, टैक्स हो चुका है, कितना कितना कितना, सब बोले कितना, वो आप इसके इससे रिसीव होने वाले डिपॉजिट क्या करें, माइनस करें। 12 लाख 12 लाख 12 लाख माइनस 1,20,000, 10,80,000। अब इसको डिवाइड बाय 10 करें, 1,08,000। तो फिर इस वाले वजहात से रिसीव तो 12 लाख हुए हैं, लेकिन जो पिछले 1,20,000 ऑलरेडी टैक्स थे, वो उसमें से क्या किया, पहले लेस किया, फिर डिवाइड बाय 10 किया। तो अब इसके डिपॉजिट का कितना हिस्सा पर एनम उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, बिलाल की इनकम प्रॉपर्टी में ऐड हो रहा है 1,08,000, जब तक के 10 साल पूरे ना हो जाए, या फिर एक्चुअल रकम वापस। आवाज ही नहीं है बेटा आप लोग, बात समझ में आ रही है? अच्छा जी, लेकिन फिलहाल इतनी सी बात करते हैं, ये मतलब ये आगे की बात हो गई। अभी पहले वाले वजाहत में प्रॉपर्टी खाली नहीं, हम वापस आते हैं टैक्स 2022 में। हाँ भाई, कितनी बातें हो गई बेटा? 2 अहम बातें। पहली बात, एक्चुअल रेंट अगर इन पैसे से बिलाल को इनकम जनरेट करे तो उस इनकम पे बिलाल अलग टैक्स देगा बेटा। ये पैसा लेके बिलाल ने बैंक में रख दिया, और वहां से क्या मिला, इंटरेस्ट इनकम। बुरा नहीं मानना, समझाने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है जी। वहां से क्या मिला, तो इंटरेस्ट इनकम अलग से इनकम है, उस पर अलग टैक्स दो बेटा। इन पैसे से बिलाल ने कोई बिजनेस कर लिया, उस इनकम पे अलग से टैक्स देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा जी, ओके। कितनी बातें हो गई? तो एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट रेंट, विच एवर इज हायर। उसके बाद 10% ऑफ अनएडजस्टेबल डिपॉजिट कितना है, 6 लाख का 10% कितना आएगा भाई, 60,000 भी आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अब बिलाल से एक सवाल पूछते हैं, बिलाल ये बताओ यार, तुमने वजाहत को प्रॉपर्टी 1 जनवरी 2022 से रेंट पे क्यों दी? यानी इस टैक्स ईयर में पिछले 6 महीने भी तो हैं, तो हम आगे की कहानी सुन रहे हैं, जरा पीछे जाते हैं, पास्ट सुनते हैं, पास्ट कि यार शुरू तुमने कहानी सुनाई है कहां से हमें, और एग्जामिनर यही करता है जो मैं कर रहा हूं, आगे ये कहानी सुनाकर आपको स्टोरी स्टार्ट करता है आगे से, फिर जाता है माजी में। समझे बात या नहीं? तो भाई बिलाल यार, तुमने कहानी शुरू करवाई कहां से, 1 जनवरी 2022 से, और ये कहानी खत्म होती है टैक्स ईयर 2022 पर, 30 जून 2022 पर, यहाँ टैक्स खत्म हो गया। लेकिन इस टैक्स ईयर में 6 महीने और भी तो है बिलाल। वो कौन से 6 महीने हैं? जो 1 जुलाई 2021 से शुरू होते हैं और 31 दिसंबर 2021 में खत्म होते हैं। इन 6 महीनों में प्रॉपर्टी क्या हो रहा था भाई यहाँ पर? बोल सकता है सर किसी और को रेंट पे दी, फिर अगर उसका रेंट भी ड्यू हुआ था, वो यहाँ पर क्या होगा, क्या होगा, ऐड होगा। लेकिन हम मान लेते हैं भाई इन 6 महीने में प्रॉपर्टी रेंट पे नहीं थी, बिलाल मतलब मैं खुद रह रहा था, मतलब कल तक ये प्रॉपर्टी मेरे अपने यूज में थी, कल तक मेरे बिजनेस के यूज में थी। मल्टीपल रीजन नहीं सर ये प्रॉपर्टी मैंने पिछले 6 महीनों में बेचने के लिए छोड़ी थी, हो सकता है। ये प्रॉपर्टी मैंने पिछले लाना तो मैं इसको चाह रहा था, लेकिन ये जज्बाती आदमी है, इसको नहीं ला रहा। ये प्रॉपर्टी मैंने पिछले 6 महीनों में बेचने के लिए, सेल करने छोड़ दी, और मेरा सर एग्रीमेंट भी हो गया था।
अमीन के साथ एग्रीमेंट हो गया था प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। अमीन ये प्रॉपर्टी 3 करोड़ में खरीदने के लिए क्या था, तैयार बैठा। अमीन ने मुझे इस प्रॉपर्टी के लिए टोकन मनी, जब आप किसी प्रॉपर्टी का सौदा कर लेते हैं तो आप क्या करते हैं, टोकन देते हैं ना, कि भाई ये रखो 5 लाख रुपए। यानी कि अगर 3 करोड़ में से अमीन 5 लाख रुपए दे चुका है तो अब उसको बकाया कितनी रकम देनी है। लेकिन इस टोकन के ऊपर एक एग्रीमेंट बनता है कि अब बकाया रकम कितने अरसे में अदा की जाएगी। फर्ज करें अमीन ने 1 अक्टूबर को बिलाल को 5 लाख रुपए का टोकन दे दिया और बकाया जो रकम बची वो बची 2 करोड़ 95 लाख रुपए। वो पे करने का वादा किया 31 दिसंबर को। ठीक है जी, कितना वक्त लिया उसने, 3 महीने। ऐसा ही है, बात समझ में आती है। वजाहत को प्रॉपर्टी रेंट पे लेनी थी। वजाहत चाहता था कि ये एग्रीमेंट क्या हो जाए, खत्म हो जाए। वजाहत ने अमीन को डराना शुरू कर दिया, बेटा ये प्रॉपर्टी ये भूत बंगला है, इस प्रॉपर्टी में असरात हैं, तुम यहाँ रह नहीं पाओगे वगैरह वगैरह। मैं तो जानता हूँ बिलाल मेरा बहुत पुराना दोस्त है, इस प्रॉपर्टी की तो वैल्यू 3 करोड़ रुपए है ही नहीं। तो बेचारा वो मासूम बंदा डर गया, इसकी बातों में आ गया। तो ये बोला अब तो मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी नहीं है, मुझे 5 लाख भी नहीं चाहिए। बोला 5 लाख भी नहीं चाहिए मुझे। तो भाई अच्छा, एग्रीमेंट में लिखा होता है, क्या लिखा होता है कि अगर खरीदने वाला एग्रीमेंट से बैकआउट करेगा तो वो अपना दिया हुआ डिपॉजिट छोड़ देगा, और अगर बेचने वाला एग्रीमेंट से पीछे हटेगा, जैसे अगर बिलाल को इस प्रॉपर्टी के 4 करोड़ लग जाए तो उसको क्या करना है, बिलाल को इसकी डबल रकम देनी होगी। कितनी, 5 लाख का 10 लाख वापस देना होगा इसको। तो इट मींस दोनों पार्टीज बैकआउट कर सकती है। अभी बैकआउट किसने किया, अमीन, और अमीन ने बैकआउट कर लिया तो वो 5 लाख रुपए किसके हो गए। लॉ कहता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी बेचकर या प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट खत्म होने की वजह से, देखो अगर ये प्रॉपर्टी बिक जाती 3 करोड़ रुपए बिलाल को मिल जाते, बिलाल ने खुद ये खरीदी थी 20 लाख रुपए की जमाने, तो 2 करोड़ 80 लाख रुपए बिलाल का क्या होता, गेन होता। वो गेन को मैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं बोल रहा। प्रॉपर्टी एग्रीमेंट में जो आपने पैसे दिए हैं बायर ने, किसको, सेलर को, प्रॉपर्टी के ऑनर को, अगर वो बायर एग्रीमेंट से बैकआउट कर जाए तो ऐसे अमाउंट को कहते हैं फोरफीटेड डिपॉजिट। क्या बोलते हैं, और वो फोरफीटेड डिपॉजिट जो है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आता है। क्या कहते हो, तो क्या करें भाई, ऐड कर दें क्या, कितना भाई, 5 लाख। कितना, 5 लाख। अच्छा जी, ओके। उसके बाद 30 जून 2022 को बिलाल की एक और प्रॉपर्टी, उसका रेंट एग्रीमेंट भी क्या हो चुका है, साइन हो चुका है। लेकिन वो प्रॉपर्टी जो है वो बिलाल की ऐसी लोकेशन पे थी जहां पर बहुत सारे बिजनेस कहते हैं एस्टेब्लिश्ड है। तो जो सामने बिजनेसेस थे वो चाहते थे, उनका कॉम्पिटिटर चाहता था कि बिल्कुल उनके सामने वो भी आके बैठ जाए, लेकिन वो प्रॉपर्टी बिलाल के यूज में थी और बिलाल वो प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे देना। ये सेकंड प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, पहली प्रॉपर्टी कहानी खत्म कर दी। एक और प्रॉपर्टी जो अब तक रेंट पे कभी गई नहीं, वो रेंट पे जा रही है 1 जुलाई 2022 से, टैक्स ईयर 2023। ठीक है जी। लेकिन बिलाल ने उस प्रॉपर्टी का रेंट एग्रीमेंट साइन नहीं कर रहा, मतलब वो लोग उसको कह रहे हैं अच्छा रेंट ऑफर कर रहे हैं, लेकिन बिलाल किसी भी तरीके से उस प्रॉपर्टी को रेंट पे देने के तैयार नहीं। तो अब बिलाल को एग्री करने के लिए रेंट एग्रीमेंट तैयार पड़ा हुआ है। अब बिलाल को बोला यार ये अगर आप ये एग्रीमेंट साइन करते हो तो हम आपको सिर्फ साइन करने के 10 लाख रुपए दें। यानी बिलाल को रेंट एग्रीमेंट पे राजी करने के लिए अलग से क्या मिल रहा है, रेंट के पैसे नहीं मिल रहे, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी नहीं मिल रहा, रेंट एग्रीमेंट पे रजामंदी का इजहार करने के पैसे। क्या बोलेंगे इसको बेटा, साइनिंग अमाउंट। क्या बोलेंगे, तो अगर बिलाल को किसी प्रॉपर्टी का रेंट एग्रीमेंट साइन करने पे क्या रिसीव हो गया,
साइनिंग अमाउंट, तो वो भी इसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। तो मान लीजिए बिलाल ने एक और प्रॉपर्टी के लिए राजीनामा साइन किया और साइनिंग अमाउंट रिसीव किया, कितना, फॉर एग्जाम्पल 12 लाख रुपए। तो अब ये चार चीजों का सम, ये चार चीजों का सम क्या कहलाया? ग्रॉस चार्जेबल रेंट। क्या कहलाया? क्या बोलेंगे इसको? बताइए, व्हाट इज द सम ऑफ ग्रॉस चार्जेबल रेंट? 25 लाख 60, कितना? 32 लाख, 32 लाख 60। अब इस ग्रॉस चार्जेबल रेंट में से क्या लेस होंगे बेटा? एक्सपेंसेस। क्या लेस होंगे? क्या बोल रहा हूं बेटा? क्या लेस होंगे? उनकी हम बातें बाद में करेंगे। मतलब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से ये एक्सपेंसेस लेस होंगे, लेस होने के बाद जो नेट अमाउंट आएगा वो जाएगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में, और वो पार्ट बनेगा फिर टोटल इनकम का। लेकिन अभी मैंने आपको जस्ट क्या सिखाया? हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस रेंट। तो ग्रॉस रेंट के अंदर अब तक मैक्सिमम कितनी चीजें आ सकती हैं? जरूरी नहीं हर क्वेश्चन में। एक, एक्चुअल रेंट, और फिर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर। नंबर 2, 10% ऑफ अनएडजस्टेबल डिपॉजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग, लैंड नहीं बिल्डिंग। forfeited deposit in respect of sale of land or building, land और building दोनों में से किसी भी चीज की सेल। forfeited deposit मतलब वो अमाउंट जो आपने forfeit कर लिया, जब्त कर लिया। क्यों? क्योंकि सामने वाला क्या हो गया? बैकआउट हो गया। भले वो जमीन का सौदा हो या भले बिल्डिंग का, दोनों सूरतों में वो अमाउंट क्या होगा? इनकम फ्रॉम बेचने की वजह से या बगैर बिके? नहीं बेटा, टेनेंट बैकआउट का मतलब क्या है? टेनेंट अगर बैकआउट करता है तो एग्रीमेंट के हिसाब से जो भी पेनल्टी वगैरह होगी वो आपको एडजस्ट होगी, वो आपका रेंट बन जाएगा। ठीक है ना? तो बहरहाल, लेकिन आप ये बोलना चाह रहे हैं, हम ये बोलना चाह रहे हैं, हमने फोरफिटेड डिपॉजिट किसको बोला है? जो कि जिसका ताल्लुक सेल ऑफ लैंड ऑफ बिल्डिंग से। रेंट मतलब रेंट एग्रीमेंट एक अलग एग्रीमेंट है, सेल एग्रीमेंट एक अलग एग्रीमेंट, दोनों में क्या हो गया? फर्क हो गया। बेटा यहां तक कोई बात मसला हो तो बताइए आप मुझे। हाँ जी बेटा बोलिए। गुड, बड़ा जबरदस्त सवाल आया भाई। अनएडजस्टेबल अमाउंट 6 महीने का होना चाहिए सर, आपने इसको 10% दिया। नहीं बेटा, अनएडजस्टेबल अमाउंट 10% ही आएगा, इसकी अपॉर्चमेंट नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए कौन सी वाली पॉलिसी है? फुल ईयर पॉलिसी। जब तक ये आपके हाथों में तब तक ये 10% होकर ऐड होगा। जिस साल आपने वापस कर दिया उस साल इसका 1 रुपया भी आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं बनेगा, तो इसकी कोई अपॉर्चमेंट नहीं होगी। मैंने एग्जाम्पल जानबूझ के 6 महीने वाले ली है, और इसको मैंने पूरा कंसीडर किया है। तो ये बात आपको समझनी चाहिए खुद के। सर ने ऊपर हमें रेंट दिया है कितने मंथ्स का? 6 महीने का, और नीचे उसको फुल रखा है 10%। तो अगर रेंट ऊपर पूरे साल का होता तब भी अमाउंट 60,000 ही होता, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चले आइए अब डॉक्यूमेंट की तरफ जो आपका है वो क्या कहता है, इसको पढ़ते हैं, समझते हैं कि हमने क्या क्या सीखा आज। अब ये अल्फाज पढ़ने हैं, किताब निकाल लीजिए अपने आप। सबसे पहली लाइन, किसी भी हेड ऑफ इनकम की टैक्सेबिलिटी। भाई तवज्जो, सबसे पहली लाइन, किसी भी हेड ऑफ इनकम की टैक्सेबिलिटी के वो कौन से तरीके से टैक्स होगा? रिसिप्ट बेसिस या अक्रूवल बेसिस? रेंट फॉर द टैक्स ईयर इज चार्जेबल ऑन। तो अभी वाली एग्जांपल में हमने रेंट रिसीव किया 5 महीने का और ड्यू हुआ 6 महीने का। कितने मंथ्स का टैक्स करें? 6 महीने का, अक्रूवल बेसिस, अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। यानी आसान लफ्जों में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में रेंट कवर होता है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है, सर किसका रेंट? किस चीज का रेंट? रेंट तो बहुत सारी चीजों का हो सकता है।
तो अब यहां पर आएगी रेंट की डेफिनेशन। सर रेंट मींस कंसीडरेशन, देखा अल्फाज लॉ, कंसीडरेशन, कंसीडरेशन रिसीव्ड, जो कि रिसीव की है, या रिसीवेबल फॉर अ टैक्स ईयर बाय ऑनर। ऑनर इज अ कीमती लफ्ज, इसको अंडरलाइन कर लें। ऑनर लफ्ज हटाएंगे मामला कुछ का कुछ हो जाएगा। पेपर में ऑनर नहीं लिखा, मार्क्स गए। ऑनर लफ्ज हटाने से और लगाने से हेड ऑफ इनकम चेंज हो रहा है। रेंट मींस कंसीडरेशन रिसीव और रिसीवेबल फॉर अ टैक्स ईयर बाय, देखो 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 जरा, मैंने आपको इस तरह बताया, कंसीडरेशन रिसीव्ड, कंसीडरेशन रिसीव्ड एंड रिसीवेबल, तो दोनों का सम क्या हुआ, जो रेंट ड्यू हुआ, यस और नो। तो रेंट मींस कंसीडरेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर अ टैक्स ईयर बाय द ओनर ऑफ एनी लैंड और बिल्डिंग फॉर द यूज। वो क्यों ले रहा है, यूज करेगा, कहाँ यूज करेगा, पर्सनल यूज करेगा, क्या यूज करेगा, बिजनेस करेगा, वो उसका मसला है, उसके सर का दर्द है। आपने तो प्रॉपर्टी रेंट पे दी। और ऑक्यूपेशन, या वो प्रॉपर्टी कब्जे में रख के बैठा हुआ, भले यूज करे या ना करे, यानी मतलब आपने प्रॉपर्टी की चाबियां उसको दे दी, रेंट उस पर ड्यू होना शुरू हो गया, भले अब वो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करे या ना करे, ये आपका मसला नहीं, आपको रेंट मिल रहा है, आपका रेंट ड्यू होना शुरू हो गया है, भले वो रहना शुरू करे या ना करे, ये उसका मसला है। एंड ये हो गया मसला। एंड इंक्लूड्स, अभी समझ में आया क्या, एनी forfeited deposit under a contract for the sale of land or building। अगर सेल हो जाए लैंड और बिल्डिंग की, तो उससे जो गेन होगा वो इनकम ऑफ प्रॉपर्टी। या अगर लैंड और बिल्डिंग की सेल एग्रीमेंट क्या हो जाए, ब्रीच हो जाए, और ब्रीच होने की सूरत में क्या करे, सेलर बायर का डिपॉजिट क्या कर ले, forfeit कर ले, अपने कब्जे में ले ले, तो फिर वो जो कब्जे में लिया गया अमाउंट वो क्या है, वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। पक्का बेटा, कंफर्म। अच्छा जी, उसके बाद रेंट के लिए क्या फॉर्मूला बताया, आवाज ही नहीं आ रही। और यहां आपको अंडरलाइन करना चाहिए लैंड और बिल्डिंग को, कि ये वाली बात लैंड के लिए भी हो रही है और बिल्डिंग के लिए भी हो रही है। अंडरलाइन, ऑनर को अंडरलाइन कर लिया, आवाज ही नहीं आ रही बेटा। अक्रूवल बेसिस को अंडरलाइन कर लिया, फोरफीटेड डिपॉजिट को अंडरलाइन कर लें, लैंड और बिल्डिंग को अंडरलाइन कर लें, ये कीमती बातें सारी की सारी। अच्छा जी, अब नीचे आ जाए, एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट रेंट, विच एवर इज हायर इज टैक्स। क्या ये बात समझ में आई, क्या हमने ये देख लिया बेटा अभी एग्जांपल में। फेयर मार्केट रेंट इज आल्सो कॉल्ड, कभी कभी बोलेगा एनुअल लेटिंग वैल्यू, मतलब जैसे कि अगर मैं बोलता हूं 2.5 लाख रुपए पर मंथ जो है वो फेयर मार्केट रेंट है, तो 2.5 लाख को मल्टीप्लाई बाय 12 कीजिए, क्या बनेगा, 30 लाख। तो वजाहत जो रेंट दे रहा है साल का, वो कितना बन रहा है, 24 लाख रुपए। लेकिन जो प्रॉपर्टी की सालाना रेंटल वैल्यू कितनी है, 30 लाख रुपए। उस सालाना रेंटल वैल्यू को क्या बोलेंगे। तो अगर फर्ज करें वजाहत वाले केस में क्वेश्चन ने हमें 2.5 लाख रुपए का लफ्ज बताया नहीं होता, बल्कि ये बोला होता कि एनुअल लेटिंग वैल्यू कितनी, तो हम क्या करते हैं, 30 लाख को डिवाइड बाय 12 करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 6 करते हैं, इस तरह हमें 6 महीने की फेयर मार्केट रेंट की वैल्यू मिल जाती कि नहीं मिलती। भाई जवाब दें आप सब लोग। उसके बाद एक इजाफी बात है, ये 5वां पॉइंट है जो मैंने अब तक ऐड नहीं किया। If a tenant pays any amount which is the obligation of the owner, then the said payment shall be deemed to be rent and therefore shall be included in the chargeable rent। देखिए एक लफ्ज बताइएगा जरा, देखिए रिसिट, रिसिट की डेफिनेशन हमने पहले ही पढ़ी, वहां पर कहीं भी एम्प्लॉयर की बात नहीं थी। रिसिट क्या थी, एक्चुअली रिसीव्ड बाय अ पर्सन, applied on behalf of the person at the instruction of the person or under any law। अब बताइएगा, प्रॉपर्टी है बिलाल की, बिलाल की प्रॉपर्टी पे जब प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है, कौन सा टैक्स, अच्छा प्रॉपर्टी टैक्स इज नॉट इनकम टैक्स। क्या मतलब, आप प्रॉपर्टी रखते हैं इसलिए आप प्रॉपर्टी का टैक्स है, आप गाड़ी रखते हैं इसलिए आप गाड़ी का टैक्स है। तो भले वो प्रॉपर्टी आपको पैसा कमा के दे या ना दे, प्रॉपर्टी टैक्स तो फिर भी देना है आपको।
आप खुद रह रहे हैं तब भी प्रॉपर्टी टैक्स देना है, आप प्रॉपर्टी रेंट पे थे तब भी आपने बतौर ऑनर प्रॉपर्टी टैक्स देना है। प्रॉपर्टी टैक्स किस पर लग रहा है? प्रॉपर्टी पर। कौन पे करेगा? प्रॉपर्टी का मालिक। तो ये किसकी ऑब्लिगेशन है? मालिक की। लेकिन अगर टेनेंट पे कर दे तो ऑब्लिगेशन पे की किसने? टेनेंट ने। किसकी? अब उसूल क्या कहता है, जो रेंट बनता है उसमें से उसको काट लेना चाहिए ना वो पैसा। अगर नहीं काटा तो रेंट के अलावा वो भी इसने क्या किया? रिसीव किया, और वो भी इसके अलग से क्या माना जाएगा? इनकम। यस और नो? फिर मैं लॉ की तरफ निकल जाऊंगा, मर्केंटाइल लॉ। नहीं, लेकिन ये पहुंचे नहीं वहां तक। कॉजाई कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं पहुंचे, कॉजाई कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं पहुंचे लोग। हाँ, क्या कह रहे हैं? किसकी? बताएं। बस इतनी सी, खत्म। पूरी बात ही नहीं की तुमने। अनलॉफुल इन्वेस्टमेंट की बात ही नहीं की तुमने। वो कौन करेगा? पहला जुमला, कॉजाई कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल, ये कौन बोलेगा? चले पढ़ लेते हैं। हाँ जी, एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट रेंट, विच एवर इज हायर रिस्पेक्टिव। ठीक है जी, सारी बात हमने कर ली। उसके बाद ये वाला पॉइंट आ गया था, कौन सा? इफ अ टेनेंट पेज एनी अमाउंट which is the obligation of the owner, then the said payment shall be, यानी प्रॉपर्टी रेंट किसने पे कर दिया? टेनेंट ने। सॉरी, प्रॉपर्टी टैक्स किसने पे कर दिया? टेनेंट ने। लेकिन रेंट पे करते हुए उसने रेंट की पेमेंट से माइनस नहीं किया, तो रेंट उसने अलग रिसीव किया, और रिसिप्ट की डेशन के हिसाब से जो ऑब्लिगेशन इसकी थी पे किसने कर दी? वो भी उसकी रिसिप्ट मानी जाएगी, मतलब उसको भी उसकी इनकम माना जाएगा। तो वो भी पांचवा अमाउंट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ एक चीज और ऐड कर सकते हैं, एनी ऑब्लिगेशन ऑफ लैंडलॉर्ड पेड बाय टेनेंट, जो कि विदहोल्ड ना की गई। कोई और हो सकता है, कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा हो सकता है, कोई मतलब कोई और चीज हो सकती है, मतलब जो जिम्मे उसके हो, पे उसने कर दिया हो, और ते ये पाया हो कि ये इसमें से एडजस्ट होना चाहिए और एडजस्ट ना हुआ हो। ठीक है। लेकिन अभी प्रॉपर्टी टैक्स का क्या कहते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक मसला इसमें और आएगा, वो फिर उसमें मसला क्लियर हो जाएगा आपके लिए। तो इस एग्जाम्पल को भी छोड़ दें। उसके बाद property taxes paid by the tenant which is an obligation of the owner of property. उसके बाद if ALV मतलब is given in the question and actual rent out period is less than 12 months, then proportionate ALV should be compared with actual rent. तो अभी बिलाल वाले केस में एक्चुअल रेंट 12 लाख और ALV दी आपको 30 लाख। 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12 कितना बना? 6 महीने का रेंट 15 लाख। तो 12 लाख या 15 लाख विच एवर इज हायर, 15 लाख जाएगा ना इनकम प्रॉपर्टी में। वही बात लिखी हुई है यहाँ पर। अच्छा जी, अब यहाँ पर है ये जो ये मतलब ये हिस्सा मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसको हम रिलेट करेंगे किससे? अभी इनकम फ्रॉम सैलरी से, जो मैं तस्करा करके आया था, जो इनकम फ्रॉम सैलरी में आपने कमालात दिखाए थे। आपने अपनी ही प्रॉपर्टी रेंट पे दी, किसको? अपने एम्प्लॉयर को, और उससे वापस ले ली बतौर परक्विजिट। तो अपनी रेंट पे दी हुई प्रॉपर्टी पर आप खुद ही रह रहे हैं और रेंट भी रिसीव कर रहे हैं, तो क्या डबल बेनिफिट नहीं हुआ? तो यहां पर जो रेंट है वो तो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, और जो आप रेंट पे दी प्रॉपर्टी में किस हैसियत से रह रहे हैं बताइए? एम्प्लॉय की हैसियत से या लैंडलॉर्ड की, मतलब अपनी प्रॉपर्टी की हैसियत से? तो ये आपका परक्विजिट हो गया, और जो प्रॉपर्टी का रेंट मिल रहा है ये आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हो गई। तो अब दो चीजें इनकम का पार्ट बनेंगी, एक 45% ऑफ बेसिक सैलरी, और दूसरा ये जो रेंट आएगा इसको हम पढ़ते हैं बाद में दोबारा से। अब जरा देखिएगा प्लीज, पॉइंट नंबर 2 मैं यहां से पढ़ रहा हूं। इसका मतलब क्या, मैंने कितना स्किप किया हिस्सा? ये नोट और ये जो सेल्फ हायरिंग वाला, इसको मैं कनेक्ट करूंगा फिर सैलरी से जाके।
मैं चाह रहा हूं रेंट वाला पहले मामला मुकम्मल कर। हाँ भाई, द फॉलोइंग आर अंडर द हेड, कुछ रेंट ऐसे हैं जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में टैक्स नहीं होते, बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में टैक्स होते हैं। क्या बोल रहा हूं? कुछ रेंट ऐसे हैं जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में टैक्स नहीं होते, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में टैक्स होते हैं। इसको हम बोलेंगे एक्सक्लूजन्स। क्या एक्सक्लूजन मतलब लॉ ने कुछ रेंट्स को इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड से क्या कर दिया? एक्सक्लूड कर दिया। फिर बोल रहा हूं, लॉ ने कुछ रेंट्स को इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड से। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा, तवज्जो से सुनिएगा बात को। क्या कोई ऐसा रेंट एग्रीमेंट आपने देखा है जिसके अंदर आपको लमसम एक रेंट देना हो, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, गैस सब कुछ शामिल हो? क्या ऐसे रेंट एग्रीमेंट होते हैं? भाई जवाब देना, ऐसा होता है कि नहीं होता? इंटरनेट फैसिलिटी, जनरेटर नहीं, हॉस्टल अपनी हॉस्टल एक अलग चीज है। हॉस्टल जिसका है उसकी वो इनकम फ्रॉम बिजनेस। हॉस्टल की बात नहीं कर रहा मैं, टेनेंसी एग्रीमेंट की बात कर रहा हूँ। हाँ भाई, जवाब नहीं मिला आपकी तरफ से। भाई जवाब दें प्लीज, ये मुमकिन है या नहीं? पॉसिबल? पॉसिबल। तो अब इसको हम बोलेंगे भाई, इसमें प्रॉपर्टी का मिलने वाला रेंट अलग है। इसका मतलब आपको भी अंदाजा होगा कि आप इसमें कितनी रकम इलेक्ट्रिसिटी, गैस, टेलीफोन, इंटरनेट वगैरह वगैरह, जनरेटर, इनके लिए आप वसूल कर रहे हैं। इनके लिए लॉ ने नाम इस्तेमाल किया एमेनिटीज एंड यूटिलिटीज। क्या नाम इस्तेमाल किया? क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? सहूलियात। तो अगर प्रॉपर्टी के साथ आपको दीगर सहूलियात भी मिल रही हो, तो उन सहूलियात का जो रेंट है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में नहीं जाएगा। वो कहां चला जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो मिसाल के तौर पर अगर हम बिलाल वाले केस में ये बोल दें कि जो 2.5 लाख रुपए रेंट है उसमें 50,000 रुपए किसके हैं? एमिनिटीज के। तो फिर इस केस में 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख वाले केस में 30,000 रुपए किसके हैं? एमिनिटीज के। तो फिर क्या होगा? 1,70,000 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बनेंगे। 30,000 कहां जाएंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो क्या लिखा हुआ आ गया? सेकेंड पॉइंट पहले पढ़ो, any amount in respect of amenities and utilities or other service charges in respect of land or building। तो लैंड और बिल्डिंग के रेंट के साथ साथ आप उसके अंदर दीगर फैसिलिटीज दे रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, सफाई सुथराई की सर्विस दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर इस तरह की आप और सहूलियात क्या कर रहे हैं? प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसके आप क्या ले रहे हैं? चार्जेस अलग से। कि वो चार्जेस उसमें क्या है? इंक्लूसिव है। अलग से है तो उसको इनकम प्रॉपर्टी बनने ना दें, और इंक्लूसिव है तो क्या कर दें? अलग कर दें, और अदर सोर्स का माने पार्ट माने। इसके पीछे बहुत एक बड़ी लॉजिक है। वो लॉजिक अभी इस दफा मतलब अभी जो टैक्स चल रहा है हमारा, उसमें क्योंकि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट एक्सपेंस माइनस करना क्या थे? अलाउ हैं अभी, लेकिन माजी में अलाउ नहीं थे। तो बेनिफिट ये होता था कि रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एमिनिटीज को हम ले आते थे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो जाहिर सी बात है, मैं इलेक्ट्रिसिटी दे रहा हूँ, बिल भी तो पे कर रहा हूँ। तो अगर बिल मेरे लिए एक्सपेंस नहीं बनेगा तो क्या होगा? मुझे नुकसान हो जाएगा ना, मतलब। तो यानी लॉ ने क्या किया? लॉ ने ये किया, इसको यहां से अलग कर दिया। कहां से अलग कर दिया? प्रॉपर्टी से। क्योंकि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट तो आप एक्सपेंस क्लेम नहीं कर रहे थे माजी में, अभी तो कर रहे हैं, माजी में नहीं कर रहे थे। तो ताकि आप इन चीजों को कहां ले जाकर टैक्स करें? अदर सोर्स के हेड में, और इनके एक्सपेंसेस आप क्लेम कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये चीजें कहां रहती? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में, तो आप उनके एक्सपेंसेस भी क्लेम नहीं कर पाते। समझ पा रहे हैं बात या नहीं? तो ये पुरानी कहानी है। अब इस कहानी को लॉ ने वैसे का वैसा चलाया है, इसमें कोई फर्दर अमेंडमेंट नहीं हुई, तो हम जैसा लॉ बोल रहा है वैसा फॉलो करें। तो मैंने आपको रीजन बताया कि इनको अदर सोर्स में रखने का रीजन क्या था माजी में। वो ये था ताकि इनके अगेंस्ट आप इनके एक्सपेंस का कर सके, क्लेम कर सके। फिर एक और एग्जांपल, भाई बिलाल, तो जो एक और एग्जांपल सुनिएगा। बिलाल बतौर ऑनर जो रेंट रिसीव कर रहा है वो क्या है? लेकिन वजाहत वही प्रॉपर्टी रेंट पे लेके आके रेंट पे दे रहा है। बोले बोले बोले, क्योंकि वो बतौर ऑनर रेंट रिसीव नहीं कर रहा ना, क्या कहेंगे उसको? इनकम फ्रॉम।
अगर वजहात की इनकम भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होती माजी में, तो वजहात तो रेंट देकर रेंट ले रहा है ना, तो वजहात जो रेंट पे कर रहा है वो उसका एक्सपेंस हुआ कि नहीं हुआ? रेंट पे कर रहा है रेंट कमाने के लिए। तो अगर वजहात की इनकम भी माजी में उस वक्त इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बनती जब प्रॉपर्टी के अगेंस्ट एक्सपेंस माइनस करना अलाउ नहीं था, तो वजहात तो अपना जो पेमेंट था उस रेंट एक्सपेंस को क्लेम कर पाता, क्योंकि अगर वो आगे रेंट पे दे रहा है रेंट पे लेकर, तो वो उसने कमाया उसमें से निकाल कर उसने आगे रेंट दे दिया, उसके पास क्या बचा? नेट बचा ना भाई। तो इसलिए अगर आप सब लेटिंग करते हैं, सब लेटिंग मतलब लेटिंग मतलब टू लेट, अरे लफ्ज सुना टू लेट, नहीं बोर्ड पे लिखा होता टू लेट, मिस्ट्री बहुत बड़ी, टू लेट, ठीक है जी। तो टू लेट क्या है भाई? मतलब ये जो होर्डिंग है ये रेंट पर अवेलेबल है, आसान लफ्ज। लेटिंग मतलब कि ये चीज आप क्या कर सकते हैं, रेंट पर ले सकते हैं। आप परेशान है, लिखा हुआ टू लेट, नीचे नंबर भी लिखे हुए, आपका दिल करता है स्पेलिंग करेक्ट करवाने इसकी, अच्छा अच्छा प्लीज। तो आपने प्रॉपर्टी लेट आउट की, मतलब आपने प्रॉपर्टी रेंट पे दी, तो स्पेलिंग की ठीक करने की जरूरत नहीं, अपनी अंग्रेजी ठीक करने की जरूरत है। अच्छा जी, और यकीन करें अगर एएफसी में फंक्शन पढ़ने के बाद भी आप अभी तक स्पेलिंग ठीक करने का सोच रहे हैं तो बड़ी गलत बात हो जाएगी। स्पेस है, आपको नहीं दिखता। अच्छा जी, ओके। तो टू लेट का मतलब क्या है? लेट आउट करना, रेंट पे देना। और सब लेट का मतलब क्या है? यानी रेंट पे लेकर रेंट पे देना। तो अगर सब लेटिंग का क्या मिला है? रेंट मिला है, तो सब लेटिंग वाला रेंट जो होगा वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसकी वजह क्या, लॉजिक क्या बताई मैंने आपको? ताकि आप खुले दिल से क्या कर सकें, एक्सपेंसेस क्लेम कर सकें। अभी प्रॉपर्टी जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का है, इसमें हम खुले दिल से एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकेंगे, पाबंदियां बहुत सारी लगेंगी। अभी हमने पढ़े नहीं है वो चीजें, लेकिन पढ़ेंगे अभी हम जाके। अच्छा जी, इसका मतलब क्या, आप थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पे, थर्ड पॉइंट अपनी किताब में क्या लिख सकते हैं? सब लेटिंग, SUB, सब, फिर आगे लगा दें लेटिंग, ठीक है जी, सब लेटिंग। उसके बाद पहली लाइन ये भी बड़ी कहानी है भाई। एक जमाना था, लोग बड़े शौक से बिजनेस करने के लिए फैक्ट्री बनवाया करते थे। कराची बल्दिया टाउन में आपने बनवाई फैक्ट्री, अभी फैक्ट्री बनाई थी नहीं खुशी से आपने इस तरह किया, आपने कहा यहाँ पे हम गारमेंट्स फैक्ट्री लगाएंगे। अभी फैक्ट्री चलना शुरू हुई थी कि दरवाजे के ऊपर नॉक हुआ और एक आगे पर्ची, ठीक है जी, पर्चियां आना शुरू हो गई। अब मसला है कि पर्चियां, इतनी पर्चियां आई कि आप अब कारोबार नहीं कर सकते वहां पर। तो मसला ये था कि आपने बोला भाई एक काम करते हैं, प्रॉपर्टी किसी पर्ची वाले को रेंट पे दे देते हैं, ठीक है ना, जो ये इनको मैनेज भी कर सके। बोला हमसे तो ये फैक्ट्री नहीं चलने वाली, अब बिजनेस तो नहीं हो रहा, क्योंकि इतनी पर्चियां आएंगी तो मैनेज कैसे करेंगे। तो अब वहां पर हुआ, ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, वहां पर हुआ है कि बहुत से लोगों ने खुद अपनी फैक्ट्री बनाई और फिर वो पूरी फैक्ट्री मशीनरी समेत क्या कर दी, रेंट पे दे दी। तो अगर आप पूरी फैक्ट्री मशीनरी समेत किसी को क्या करें, रेंट पे दें, तो फिर वो रेंट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये कहां लिखा हुआ है सर? ये पहला ये पॉइंट लिखा हुआ है, रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीन। ताकि आप ना सिर्फ प्लांट एंड ताकि आप सिर्फ एक्सपेंस क्लेम ना कर सके, बल्कि बिल्डिंग की और प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर सके। हालांकि डेप्रिसिएशन क्लेम करने का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ इनकम फ्रॉम बिजनेस में है, लेकिन ये एक ऐसा वाइड हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का, जहां पर हम प्लांट एंड मशीनरी की बतौर एक्सपेंस क्या क्लेम कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन। तो अब तक हमने कितने एक्सक्लूजन्स पढ़े? 3। कौन कौन से? रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी, रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एमिनिटीज, यूटिलिटीज एंड अदर सर्विसेज, और उसके बाद सब लेटिंग। इन तीनों चीजों को हमने क्या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की हेड में ले जाना है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में।
जबरदस्त, एक बात और कर लेते हैं, जब पढ़ ही लिया है तो मुकम्मल ही कर लें, चैप्टर ही खत्म करते हैं यार आज खत्म। कभी नहीं पढ़ते, कभी कम पढ़ते हैं, कभी ज्यादा पढ़ सकते हैं, हिसाब किताब बराबर। आज मोइस भाई का पढ़ने का इरादा नहीं था लेकिन फिर भी पढ़ गया, बहुत बड़ी बात है। अनएडजस्टेबल अमाउंट, भाई आवाज ही नहीं आ रही, ये वाला भाई, ये कौन सा वाला, ये वाली बात सिर्फ किस पे अप्लाई हो रही है बाबा, ये वाली बात सिर्फ किस पे अप्लाई हो रही है, लैंड पे अप्लाई हो रही है, नहीं हो रही, नहीं हो रही। फोरफिट डिपॉजिट वाली बात लैंड पे भी हो रही है, और इस पे कहानी सुनाता हूं मैं आपको। बच्चा पेपर देकर बाहर आया, एग्जाम में आया फोरफिट डिपॉजिट रिस्पेक्ट ऑफ लैंड। सर आपने कहा था ना जमीन को कंसीडर नहीं करना, देखे मैं कंसीडर नहीं करके आया। मैंने बोला क्या हुआ बेटा, किताब जरा खोलो। वो तो अनएडजस्टेबल डिपॉजिट था जिसमें लव बिल्डिंग आया था, फोरफिटेड डिपॉजिट में तो लैंड भी था और बिल्डिंग भी था। ठीक है जी, तो ये वाले हालात होते हैं। तो भाई याद रखिए मैंने कहाँ लैंड बिल्डिंग बोला है, कहाँ सिर्फ बिल्डिंग बोला, ठीक है जी, कहाँ बोला है जैन बेटा, लैंड और बिल्डिंग किसमें, फोरफिटेड डिपॉजिट में, और सिर्फ 10% अनएडजस्टेबल डिपॉजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग, लैंड नहीं। पक्का, यहां तो ठीक है, एग्जाम तक जाते थे क्या हुआ, चले ओके। तो वो तो दरकार है, वेयर द ऑनर ऑफ अ बिल्डिंग रिसीव्स, बिलाल ने रिसीव किया एनी अमाउंट, डिपॉजिट, डिपॉजिट इसको इग्नोर करें, पगड़ी 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 नहीं होती, आपको पगड़ी पहना दी किसी ने, ठीक है, ये वो सेंस नहीं है यार, आप गलत ले रहे। वेयर पगड़ी एक क्या कहते हैं हमारे यहाँ ट्रेडिशनल जो है वो प्रॉपर्टी की रेंट का क्या है तरीकाकार है, इस पर मैं अभी बात नहीं करूंगा, फिर किसी और तरह समझा दूंगा आपको, अभी सिर्फ इतना समझ लें जो मैं सुना रहा हूँ आपको। वेयर द ऑनर ऑफ द बिल्डिंग रिसीव्स एनी अमाउंट डिपॉजिट नॉट यानी अनएडजस्टेबल अगेंस्ट रेंट पेबल, द सेम इज मानो, क्या मानो, ट्रीटेड एज, उसको भी चार्जेबल मानो, पूरा का पूरा नहीं, इन 10 years इन इक्वल प्रोपोर्शन, डिवाइड बाय 10 करो, 10 हिस्से बनाओ, हर एक हिस्सा हर साल इनकम का पार्ट बनाओ। क्या कब तक बनाए सर, मैक्सिमम 10 साल तक बनेगा, लेकिन अगर 10 साल से पहले प्रॉपर्टी खाली हो जाए और वो हिस्सा वापस करना पड़ जाए, however if before the expiry of 10 years the said amount is refunded by the owner, बिलाल की नीयत साफ थी, उसने वापस कर दिए पैसे, then no portion of the said amount is taxable in the year in which, तो बिलाल ने ये डिपॉजिट रिसीव कब किया, टैक्स ईयर 2022 में, डिवाइड बाय 10 हो गया, टैक्स ईयर 2022 की रेंट का पार्ट बना, 2023 का पार्ट भी बना, लेकिन 2024 में उसने प्रॉपर्टी खाली कर दी, 2024 में उसने प्रॉपर्टी खाली कर दी, किसने, बिलाल ने वापस नहीं किया, तो अब बनेगा पार्ट बनेगा, क्योंकि पैसे, असल शर्त क्या है, प्रॉपर्टी खाली करना है या पैसे रिफंड करना है। अगर मान लें 2024 में उसने पैसे वापस कर दिए, तब 2024 में इसका कोई हिस्सा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं बनेगा। अगला पार्ट जो मैं वर्बली समझा चुका हूं आपको, इफ द, बता दीजिएगा भाई ये बातें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, फिर प्रैक्टिस करनी है इसकी, लेकिन मैं ये आपको बता चुका हूं जबानी एग्जांपल सारी। इफ द ऑनर लेट्स आउट द सेम बिल्डिंग टू अनदर टेनेंट, आवाज नहीं आ रही, फिर क्या हुआ, वजाहत नंबर 2 को उसने प्रॉपर्टी दी 3.5 लाख रुपए के हिसाब से, और 12 लाख क्या वसूल किया, and receive any unadjustable amount then the amount already taxed, तो फिर वजाहत वाला अमाउंट जो था उसका कितना से टैक्स हो चुका था, 1,20,000, in this respect shall be deducted, इससे कितना मिला 12 लाख, उसको वापस किया 6 लाख, लेकिन उस 6 लाख में से कितना टैक्स हो चुका था, वो इसमें से क्या कर दो, लेस कर दो, तो 12 लाख माइनस 1,20,000 shall be deducted and the balance shall be
treated as rent chargeable in इनइक्वल proportion। यहां तक स्टॉप करेंगे, बाकी बात इंशाल्लाह अगली क्लास।